नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किसान व बागवान भाई बहनों के लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आएं जिसका वो लाभ उठा सके। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम जिस विषय पर जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं वो है अगेती सब्जियों के उत्पादन हेतु नर्सरी पौधशाला का प्रबंधन। दर्शकों, अगर बात करें हम अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश की, तो ये फल राज्य के नाम से तो जाना ही जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय में सब्जी उत्पादन में भी की जो गति है उसने भी काफ़ी गति पकड़ी है। और आज हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग हर मौसम में हर तरह की सब्जी उगाने में आज हमारा प्रदेश सक्षम है। और देखिए, कहा भी जाता है कि किसी भी सब्जी के उत्पादन की बात करें या फसल के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़रूरी होता है उसका बीज, उसकी पौध, और पौध के लिए ज़रूरी होता है पौधशाला। तो आज हम यही जानेंगे कि किस तरह से पौधशाला का आप निर्माण कर सकते हैं और किस तरह से अगेती सब्जियों को उगाया जा सकता है। और इस विषय पर आज हमारे साथ है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भृगुनाथ सिन्हा जी, जो कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रधान वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है। डॉक्टर भृगुनाथ सिन्हा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी। डॉक्टर सिन्हा, आपसे सबसे पहले तो हम ये ही जानना चाहेंगे कि हम अगेती सब्जियों की बात कर रहे हैं जी। तो हिमाचल के वो कौन से इलाके हैं और साथ ही समय किस समय पर हम अगेती सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं? ये जनवरी का महीना मध्य के बीच में है और ये इस विषय पे बात करने के लिए अभी सबसे किसानों के लिए सबसे ज़रूरी भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हम कह सकते हैं कि सर्दी का महीना करीब करीब ख़त्म होने वाला, और जितनी भी तरह की सब्जियां सर्दियों में लगाई जाने वाली थी और जो लगी हुई है वो अपने अंतिम हार्वेस्टिंग के स्टेज पे है। फरवरी मार्च में जाकर ये सारी सब्जियां हार्वेस्ट हो जाती है। निचले पर्वतीय क्षेत्र खास करके ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर या कुछ भाग कांगड़ा का, यहाँ पे अगेती सब्जी उत्पादन का, चूँकि ये क्षेत्र हमारे और राज्यों से जुड़ा हुआ है और इन जिलों में अगेती सब्जी उत्पादन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसा कि किसान करते भी आते हैं कि अभी जो हमारी जितनी भी तरह की सब्जियों की खेती अभी चल रही है उसकी हार्वेस्टिंग के पहले ही नर्सरी का प्रबंधन वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में मैं आज किसानों को यही कहना चाहूँगा कि वो चाहे कद्दू वर्गीय सब्जी हो और चाहे आप कुछ ऐसी सब्जियां, जैसे हम भिंडी की भी बात करते हैं, नॉर्मली ये सब्जियां जो होती है वो बरसात में लगाई जाती है, लेकिन जहां तक अगेती सब्जी की बात है, अगर इन सब्जियों की खेती हम पहले करें, प्रारंभ में स्टार्ट कर दें, जितना जल्दी स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा कि किसानों को इसका एक उच्चतम कह सकते हैं, अधिक से भी ज़्यादा उच्चतम मूल्य शुरुआत के समय में प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों को नर्सरी प्रबंधन की पूरी तैयारी इस समय करनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिन्हा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये अगेती सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, अभी के मौसम के हिसाब से वो कौन कौन सी सब्जियां होंगी जिन्हें हम अगेती सब्जियां लगा सकते हैं? नॉर्मली जैसे हम सब्जी की हमने अभी बात किया कि जो नर्सरी प्रबंधन हमारा एक किसान का सबसे मेन एस्पेक्ट होता है कि नर्सरी को हम कैसे प्रबंध करें ताकि समय से हमारी पौध तैयार हो और उतनी जल्दी मुख्य खेत में हम उसकी रुपाई कर सकें। तो मुख्य सब्जी जो है, जैसे हम कद्दू वर्गीय सब्जी सारी हैं, जैसे हम खीरा, घिया, लौकी, डानी, कद्दू, चप्पन कद्दू, समर स्क्वैश जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा भी कई सारी बेल वाली सब्जियां जैसे पंडरोल वगैरह भी है, रामतोरी है, इनकी तो हम पौध उत्पादन के लिए हम शुरुआत तो करते ही हैं। इसके अलावा टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, इसका भी हम नर्सरी उत्पादन करते हैं। तो इन सब्जियों की नर्सरी पौध अगेती तैयार करके किसान भाइयों को, चूँकि हिमाचल एक ऐसा जलवायु से घिरा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे अगेती सब्जी उत्पादन के लिए किसानों के पास बहुत समय होता है। अगर वो चाहें इसका, तो नर्सरी प्रबंधन अच्छी तरह से करके इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, जैसा हम कह रहे थे कि किसी भी पौधे की सफल फसल लेने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका जो शुरुआती पौध है उसका विकास अच्छे से हो। तो जो शुरुआती विकास के दौरान हमें पौधे की क्या क्या देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, हमारे इस छोटे से राज्य में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक तरह से, एक उद्यानिकी और एक नौनी विश्वविद्यालय जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय। दोनों में सब्जी उत्पादन का बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में वैज्ञानिक काम करते हैं।
तो किसान भाइयों को सबसे पहला जो ध्यान रखना चाहिए वो सही बीज का चुनाव। जी। क्योंकि अगर सारी मेहनत आप करेंगे तो अगर बीज सही चयन नहीं करेंगे तो वो आपको नर्सरी का जो पौधा आप चाहते हैं, जिस तरह की पौधा आप उगाना, स्वस्थ पौधा चाहिए, अधिक उपज देने वाली चाहिए, बीमारियों से मुक्त होनी चाहिए, या जिसमें बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो, ऐसे किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो कृषि और ये भी पता है किसानों को कि हर जिले में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र भी कार्यरत हैं, जहाँ पे कृषि वैज्ञानिक 6 से 7 कृषि वैज्ञानिक किसानों की सेवा के लिए बैठे रहते हैं। तो उन प्रत्येक जिले के किसान को उन कृषि विज्ञान केंद्रों से के वैज्ञानिकों से संपर्क करके अपने जिले के लिए जो अच्छी किस्म है, उन्नत किस्में हैं, ये हो सकता है कि ये कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ही विकसित की गई किस्में हों, या फिर वो किस्में जो हमारे नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे हमारे ICR के द्वारा या IRI के द्वारा विकसित किस्में हैं, या उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत सारा काम करता है। तो उस किस्मों के बारे में अपने वैज्ञानिकों से ज़रूर पूछताछ करें और वहाँ से उसके बाद बीज को चयन करें। उसके बाद का जो स्टेज आता है, चूँकि बीज का चयन किसानों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जितने भी तरह के मैंने सब्जी बताया। लेकिन मैं यहाँ पर एक किसानों को ये बताऊँगा कि जैसे टमाटर की हम बात करते हैं, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, इसकी पौध तैयार करने के लिए एक अलग टेक्निक है, जिसको हम पौधशाला के अंदर एक ऊंची उठी हुई क्यारी बनाते हैं और उसके बाद उसमें हम पौधे की बीज की बिजाई करते हैं और एक सही समय 25 से 30 दिन के बाद वो पौध तैयार हो जाती है। लेकिन हम वहीं पे कद्दू वर्गीय सब्जी, जिसका नाम मैंने घिया, कद्दू, लौकी वगैरह जितने भी बताए मैंने, खीरा, इनकी पौध को इस तरह से तैयार नहीं किया जाता है। इसके लिए 2 टेक्निक है, या तो हम प्रोट्रेस का, जिसको हम आजकल बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है, 10, 15, 20 साल से किसानों के कोई ये टेक्निक जो अच्छे किसान हैं वो इसको अपना रहे हैं। लेकिन दूसरा टेक्निक है पॉलीबैग टेक्निक, जिसमें हम किसानों के पास ये प्रोट्रेस अगर नहीं होता है, क्योंकि प्रोट्रेस को में सब्जियां लगाने के लिए, पौध तैयार करने के लिए हमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसानों के पास कई बार ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। तो उस कंडीशन में हमारे पास पॉलीट्यूब टेक्निक होता है। तो पॉलीट्यूब में सिंपल लिफाफा होता है जो मार्केट में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उपलब्ध होता है, और उसको आप ला करके, जिसका साइज ऑलमोस्ट 4 इंच और उसका जो रेडियस है वो 3 से 4 इंच का होता है, उसमें पॉलीट्यूब में हम गोबर की खाद, केचुआ खाद, मिट्टी और प्लस हम रेत, इन चारों का एक मिश्रण बनाते हैं। अगर आप उन किसान के पास पत्ते की खाद हो तो वो और भी बढ़िया है। तो उस सबको एक एक अनुपात में मिक्स करके और उसके बाद हम इसका मिश्रण तैयार करते हैं और लिफाफे में भरते हैं। तो ये पॉलीट्यूब टेक्निक है। जबकि दूसरा टेक्निक जिसके बारे में आप कह रहे थे कि किसानों को जो प्रोट्रेट टेक्निक की बात करते हैं, वो उसके लिए पॉली हाउस होना ज़रूरी है। एक छोटा पॉली हाउस ही हो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए किसानों को पॉली हाउस की अपने बरामदे में, अपने छत के ऊपर, किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर मैक्सिमम टाइम पे धूप आता हो, तो वहाँ पर भी हम तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 टेक्निक है जिससे हम किसानों को नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं। जी ये आपने हमें नर्सरी प्रबंधन की जो तकनीक है उनके बारे में बता दिया कि किस तरह की तकनीकें हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो पौधशाला है जिसको हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए पहले से कुछ हमें तैयारी करनी होगी, जो मिट्टी है उसे उपचारित करना होगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पौधशाला के प्रबंधन में हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो मैंने ये कहा कि बीज तो आपने ले लिया जी, अगर आप प्रोट्रेस पे जा रहे हैं तो कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट वो भी आपको पहले कर लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप तीसरा जो पॉलीट्यूब की बात करें तो आपको एक पॉलीथीन लिफाफा जो बाहर से लेना पड़ेगा। बाकी किसानों के पास मिट्टी, गोबर और रेत होता है, तो इसके लिए ज़्यादा प्रबंधन नहीं करें। लेकिन चौथी जो बात है इसमें जस्ट आगे बढ़ने की, जब हम टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और बैंगन की बात करते हैं, इसके लिए हम क्यारी बनाते हैं। और वो जो नर्सरी का साइज होता है वो ऑलमोस्ट 3 मीटर लंबा, 2 मीटर या 3 मीटर लंबा, 1 मीटर उसकी चौड़ाई रखते हैं। और उसको हम 2 तरीके से उसको उपचारित करते हैं। तो पहला उपचार तो हम कर सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से करें, लेकिन जिसको हम फॉर्मलिन भी कहते हैं, इसमें होता है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो मार्केट में अवेलेबल है
और वो 10 लीटर 1 लीटर दवा को जो आता है उसको 10 लीटर पानी में घोल करके, और जो आपका एरिया है वहाँ पे आप उसको फुहारे से ड्रेंच करते हैं। ड्रेंच करने का मतलब होता है कि उस पानी से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर गहराई तक ये सिंचित हो जाए। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर जगह को हम ढक देते हैं। ढकने के बाद हम 10 से 12 दिनों के बाद जब उसके अंदर वो एक तरह से उपचारित माना जाता है, प्लास्टिक का सफ़ेद रंग का जो लिफाफा होता है, एक साबुत जिसमें कहीं छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, उसे ढक करके और उसको सोलराइजेशन जिसको बोलते हैं कि सूरज की रोशनी उस पर लगने देते हैं, तो उसके अंदर एक गैस बनती है जो फॉर्मलिन की, और वो गैस से वो जो मिट्टी है वो उपचारित हो जाता है। 15 दिन के बाद आप किसान उसी क्यारी को फिर से थोड़ा मिट्टी को मिला करके और उसके बाद आप उसमें बिजाई कर सकते हैं। ध्यान रखने की वाली बात इसमें यह है कि किसानों गलती क्या करता है, सपोज किसान, जैसे हम बोलते हैं कि आजकल जितने भी पैकेट्स आते हैं बीज के वो 10 ग्राम 20 ग्राम या 25 ग्राम की इस तरह से आते हैं। तो किसान को ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पौध चाहिए। मान लिया हमने टमाटर लगाना है और गर्मियों के सीजन में लगाना है, या तो टमाटर का एक जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, उससे पता लग जाता है। चाहे वैज्ञानिकों से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर या 60 बाई 45 सेंटीमीटर पर हमको पौध लगाना है, तो एक कनाल में हमको कितना पौध लगेगा, उसके अनुसार ही बीज डालें। तो कई बार 10 ग्राम बीज में 2500 हमने देखा है खुद करके कि 2500 से 3000 पौधे तैयार हो जाते हैं। किसान को ज़रूरत होती है 800-900 पौधे की या 1000 को। तो वो ध्यान रखना है कि ज़्यादा नर्सरी तभी तैयार करें जब आपको पता हो कि इसका यूज हो जाए, अन्यथा उस बीज को बचा के रख सकते हैं। नर्सरी तैयार करते समय उसी क्यारी पे एक सरिया लेकर के, जो छड़ होता है लोहे का, आम घर जो बनते हैं लोगों का, एक मोटा जो 8 से 10 mm का सरिया होता है, उससे लाइन बना करके और उसमें एक सेंटीमीटर की दूरी पे बीज लगाना है। ये ध्यान जरूर रखना है। नॉर्मली जो बीज आते हैं वो उपचारित होते हैं। अगर उपचारित बीज नहीं है तो उसको कैप्टान या थीरम या बेबिस्टीन, इन दवाइयों से हम इसको पहले उपचारित कर लेते हैं। इनका पाउडर फॉर्म में आता है, तो जब हम बीजने का टाइम आता है तो कागज़ पे बीज को डाल लेते हैं, उसमें थोड़ा बेबिस्टीन या आपके पास थीरम हो या कैप्टान हो, जो भी है, उसको डाल के थोड़ा सा मिला लेते हैं पाउडर के रूप में, और बीज के ऊपर वो चिपक जाता है। फिर उसको हम एक नियत दूरी पे हम बिजाई करते हैं। ध्यान यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जब आप बीज को बीज देते हैं, किसानों को ये ध्यान रखना है कि छट्टा नहीं लगाएं। नॉर्मली ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे प्याज की नर्सरी भी ऐसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, लोगों को लगता है कि इतना किसके पास टाइम है। लेकिन जब आप एक एक बीज का महत्व समझेंगे कि एक बीज एक पौधा बनेगा और वो 10 किलो टमाटर देगा, या एक शिमला मिर्च का पौधा जब तैयार होगा तो आपको 2 किलो 2.5 किलो शिमला मिर्च देगा। इसका महत्व समझेंगे तो बीज का, और बीज आजकल बहुत कॉस्टली है। ढकते समय गोबर, केंचुआ खाद और रेत, इन तीनों का मिश्रण बनाइए और बीज को उसी से ढकिए। ढकने के बाद, क्योंकि ढकना बहुत ज़रूरी है, लोग मिट्टी से उसको ढक देते हैं। अब उससे क्या होता है, जब आप पानी करते हैं, सिंचाई करते हैं, और तो अगर मिट्टी चिकनी है तो वो इतना सख्त हो जाता है कि बीज ही नहीं निकल पाता है जी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है मैम जी। देखिए, हमने बीज अच्छे से आपने बता दिया, हमारे किसान को वो पक्का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से बीज लगाने हैं। तो डॉक्टर साहब, बीज लगाकर अब हमारी पौध तैयार हो गई है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि जो वो पौध लगती है ना, उसमें भी कुछ हमें कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं, कुछ में कीटों का भी प्रभाव पड़ता है, तो उनसे बचने के लिए क्या? हाँ, बिल्कुल आपने जो बात बोला ना, कुछ उगते हैं कुछ नहीं, ये इसी समय प्रॉब्लम आती है जी। ये जो सर्दियों का मौसम है, जहाँ टेम्परेचर हमारा 3 डिग्री 4 डिग्री भी हो जाता है, कई बार घंटे 2 घंटे के लिए होता होगा, या कई बार दिन में 12-15 डिग्री भी चला जाता है। और नॉर्मल जितने भी बीज मैंने बताए हैं, इनको उगने के लिए 15 से 20 डिग्री ऊपर का ही टेम्परेचर चाहिए। तो आपको बीज बीजने से केवल मतलब नहीं है, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसके तापक्रम को मेंटेन करने के लिए आपको अगर पॉली हाउस, छोटा सा पॉली हाउस जैसे लो टनल्स हैं, वो बना सकते हैं। सिंपल पॉलीथीन लेकर के 1-1.5 मीटर चौड़ाई का पॉलीथीन आता है, उससे लेकर के आप उसको ढक सकते हैं। उसको ढकेंगे तो जो दिन का टेम्परेचर है, जो सूरज की रोशनी पड़ती है, वो अंदर जमा हो जाएगी और रात के टेम्परेचर को वो डाउन नहीं होने देगा। तो उससे क्या होगा, वो बीज बहुत बढ़िया से जमेगा। अब जहाँ तक नर्सरी की जो आपने बात कही कि नर्सरी की देखभाल प्रबंधन की बात, जब ये उगता है ना, तो एक समान तभी उगेगा जब पूरे क्यारी का टेम्परेचर एक जैसा होगा। जब हम पॉली ट्यूब में लगाते हैं, उसमें किसान को क्या करना चाहिए कि पॉलीथीन से पूरे
लिफाफे को, जैसे उन्होंने घिया लगा दिया, कद्दू लगा दिया, लौकी लगा दिया, जो भी लगाया है, तो लिफाफे से पूरे को सिंचित करने के बाद, बिजाई करने के बाद उसको पूरी तरह से पैक कर दे, ढक दे, और उससे और दिन के किसी भी समय ना खोलें जब तक कि बीज अपने आप अंकुरित ना हो जाए। जी। बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इससे एक समान अंकुरन होगा जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरा आपने जो क्यारी है उसको भी आपने ढकना है, रात के समय जरूर कवर कर देना है ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे और बीज अपने आप निकलेगा। तीसरी बात, इसमें एक बीमारी कुछ आती है मैम, जो शुरुआत के स्टेज में होता है, जैसे आप देखें डैम्पिंग ऑफ, पौधा अपने आप उगता है, थोड़ा जैसे पत्ते खुलने शुरू होते हैं उसके बाद कमर से वो टूट के गिर जाता है। ये एक्चुअली फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा होता है, और ये बीमारी नर्सरी में सबसे ज़्यादा ये बीमारी परेशान करता है। और ये संभावना तभी रहती है जब कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करते हैं, किसान इतना ज़्यादा उसको सिंचाई कर देते हैं कि वहाँ नमी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, और उसके कारण से वो पौधे, एक तो ऑप्टिमम सिंचाई जिसको हम बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंट नहीं करें, फ्रीक्वेंट भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंचित ना करें। उसके लिए दवाई है, तो कुछ जैसे ही पौधा निकलना शुरू होता है उसी स्टेज में आप डायथेनियम 45 और बेबिस्टीन, डायथेनियम 45 जो होता है उसका करीब करीब 2.5 ग्राम और बेबिस्टीन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके हर तीसरे चौथे दिन करीब 2 सप्ताह तक या 10 दिन 12 दिन तक, उगने के 12 दिन के बाद तक 3 बार आप उसको ड्रेंच कर दें, फुहारे से ना लेकर के, जो नॉर्मल फुहारा आता है 10 लीटर का प्लास्टिक का, उससे हजारा भी बोलते हैं उसको, उससे सिंचाई करें तो वो पानी थोड़ा नीचे जाएगा और इसमें डैम्पिंग ऑफ की संभावना आपकी काफ़ी कम रहेगी। जी। इन सारी तकनीक से हमारी अच्छी पौध तो तैयार हो गई। अब अगला प्रश्न आता है कि इस पौध को किस अवस्था में रोपित किया जाए? जब हम जनवरी का महीना शुरू है और इस समय इसी टमाटर के पौध को तैयार होने में ऑलमोस्ट 25 दिन लगेगा, 25 से 30 दिन। शिमला मिर्च के पौध को तैयार होने में 30 से 35 दिन, हरी मिर्च के पौध को तैयार होने में 35 से 40, जब उसका बिल्कुल क्रिटिकल अच्छा तापमान होगा। लेकिन इन पौधों को तैयार होने के बाद कम से कम टमाटर का पौध 4 से 5 इंच का, शिमला मिर्च का पौध 4 से 5 या 6 इंच तक का, और हरी मिर्च का पौध भी 5 से 6 इंच का हो जाना चाहिए। उसके अलावा घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, इनमें 4 से 5 पत्ते आ जाने चाहिए। जो आपने बेल वाली सब्जी लगाई है तो उसमें भी 4 से 5 पत्ते अगर आ जाते हैं तभी आपने उसको ट्रांसप्लांट के लिए ये समझना चाहिए। उसके पहले आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए खेत की, जहाँ पे आपने उसको ट्रांसप्लांट करना है। लगाने के लिए ध्यान ये रखना है कि कई बार किसान ये आपके सामने प्रश्न होता है कि हम घिया डानी को भी वैसे ही लगा दें जैसे हम टमाटर को लगाए हैं, तो हम वैसे नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जड़ अगर टूट जाएगा, जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी है तो इनका जड़ पुनः नहीं निकलता है। ये इसकी ऐसी बनावट है कि इसका जैसे हम धान को उखाड़ के लगाते हैं तुरंत रोपित हो जाता है, उसके पौधे फलने फूलने लगते हैं, लेकिन मक्की को उखाड़ के हम नहीं लगा सकते हैं, हम कनक को उखाड़ को, जो गेहूं है उसको उखाड़ के नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसी जड़ों में ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसा बनावट है। किसानों को मैं इतना ही बता दूं कि इसमें नए जड़ बनने की क्षमता नहीं होती है जब एक बार जड़ टूट गया। उसी तरह से घिया कद्दू वर्गीय सब्जी में है, तो इसको कभी भी हम पॉलीथीन से निकालते समय बहुत सावधानी बरतना है, चाहे आप प्रोट्रे में लगाएं हैं तब भी, और चाहे आप पॉलीथीन में लगाएं, कि उसको ब्लेड से काटना है पॉलीथीन के ट्यूब को, ताकि उसकी जड़ें जो है वो पूरी इकट्ठी रहे। और जहां भी आपने लगाना है उसी आकार का गड्ढा बना करके उसमें उस पूरे पॉलीथीन हटाने के बाद उसको लगा देना है। तो ये किसानों को ध्यान रखना है। घिया जो कद्दू वर्गीय सब्जी है इसमें ज़्यादा डैम्पिंग ऑफ कमरतोड़ बीमारी नहीं आती है, लेकिन शुरुआत में एक कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं रेड पंपकन बिटल। ये लाल रंग का कीड़ा, एक भुंडी भी बोलते हैं नॉर्मल गांव में लोग, और ये शुरुआत फरवरी 15 के बाद और मार्च अप्रैल तक ये कीड़ा बहुत तेज़ी से फैलता है। ये बिल्कुल आंखों से दिखता है, और इसका एक जो एक्टिव टाइम है वो सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक। इस बीच में उसको जो भी पत्ते मिलेंगे, खास करके कद्दू वर्गीय सब्जी की, उसको पूरी तरह से चट कर जाता है। ये किसान को बहुत नुकसान होता है इसमें। और शाम को ये कीड़े क्या होते हैं जो पत्तों के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो किसानों को अगर कोई भी दवा स्प्रे करनी, जैसे सेविन है या और भी तरह की दवाई है, तो जब आप इसको छिड़काव करते हैं
तो किसान को यह ध्यान रखना है कि दिन में नहीं करना है, या तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे या शाम के 4 बजे के बाद, जब वो इकट्ठे होकर के एक तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं, उस समय करना चाहिए। जी, तो ये पौधशाला के हमारे जो प्रबंधन है इसकी बातचीत हमने कर ली, लेकिन डॉक्टर सिन्हा, हमारे हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी किसान हैं जिनके पास इतना कृषि का क्षेत्र नहीं है, सीमांत किसान हैं, वो किस तरह से इसी पौधशाला प्रबंधन को अपने लिए एक व्यावसायिक तौर पर अपना सकते हैं? कृषि को हम हर पहलू को ये कह सकते हैं कि लोगों किसानों को हम जब भी हम बोलते हैं कि इसको एक व्यवसाय के रूप में लेना चाहिए। इसमें हर समय आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं अगेती पौध की बात कर रहा हूँ, अगेती पौध का हमारे हिमाचल के लोअर बेल्ट में खास करके जितने भी मैंने क्षेत्र जिले बोले अप टू शिमला सोलन तक भी है, इसकी बहुत डिमांड होती है। और किसान को, कुछ किसानों को तो जिनको तो ट्रेनिंग मिल गई है वो किसी तरह से अपना पौध अपनी ज़रूरत के लिए उगा लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब जो हमारा एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ से बहुत सारे किसान ये पौध बेचने के लिए हमारे हिमाचल में आते हैं। तो कई बार किसानों को हमने कहा है कि जिनके पास छोटे पॉली हाउस हैं, 100 स्क्वायर मीटर का है या 250 स्क्वायर मीटर का है या 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है, का नर्सरी पॉली हाउस है, उसमें आप नर्सरी का काम कीजिए। नर्सरी का काम आप 3 बार कर सकते हैं पूरे साल में। जो अभी अगेती है, इसकी नर्सरी ऑलमोस्ट आप मार्च से लेके अप्रैल तक बेच के आप खत्म हो फ्री हो जाएंगे। 3 महीने का आपको अगर अच्छा जानकारी है, बीजों का चयन सही किया है और मार्केटिंग का थोड़ा बहुत तजुर्बा है मैनेजमेंट का, तो ये 500 स्क्वायर मीटर से 5 लाख से ज़्यादा का इनकम 3 महीने में किसान अर्जित कर सकता है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नर्सरी का जो एरिया होता है बहुत छोटा एरिया घेरता है और 100% जो आपका 500 स्क्वायर मीटर एरिया है पूरे को आप नर्सरी पौध से कवर कर सकते हैं। दूसरा जो आता है कि अगर किसान इसके बाद जो लगा है बरसात वाला, उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है नर्सरी की। तो अगर आपके पास पॉली हाउस है तो वो भी आपको एक अलग फूल गोभी की अगेती पौध, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी और उसके बाद कुछ शिमला मिर्च, कुछ टमाटर जो लेट लगते हैं, बरसात में लगते हैं, उनकी पौध बेहिसाब, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों को, और इसके अलावा नवंबर दिसंबर में भी मतलब 3 समय किसानों के पास ऑप्शन है कि वो इसको करके पूरे साल में ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपया कमा सकते हैं किसान, सारा खर्च काटने के बाद। जी, और इसी तरह से जो हमारे युवा हैं वो भी इसे एक स्वरोजगार के रूप में ले सकते हैं। के रूप में ले सकते हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले, हमारा जो कृषि विभाग है, हमारी सरकार है और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो किस तरह के कार्य कर रहे हैं? हमारे राज्य में खास करके हिमाचल में कृषि विभाग अलग से काम कर रहा है, उद्यान विभाग अलग से काम कर रहा है। दोनों मंत्रालय, दोनों जो है डिपार्टमेंट, वो हमें किसानों को डायरेक्टली पॉली हाउस बनाने के लिए तो टेक्निक देते ही हैं। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो विषय है था अगेती पौध उत्पादन, इसमें पॉली हाउस जरूरी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी इसमें स्कीमें हैं जिसमें किसान 80 to 90% तक सरकार इसमें सब्सिडी देती है, जो प्रोत्साहन राशि देती है किसानों को, और किसानों को पॉली हाउस के लिए भी पैसे देती है, नर्सरी के लिए भी पैसे देती है, बीज के लिए भी पैसे देती है। और कई बार जो डिपार्टमेंट भी है उसकी भी डिमांड होती है कि आप पौधे उगाइए, हम आपका परचेज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा चूंकि आज हमारा जो पूरा विषय है वो नर्सरी के ऊपर ही आधारित है और मैं उससे अलग नहीं जाना चाहूँगा। अदरवाइज जितने भी पॉली हाउस की टेक्निक है उसमें फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और भी तरह की चीज़ें की जा सकती है, लेकिन नर्सरी उत्पादन का हमारे हिमाचल में अभी तक कोई भी व्यावसायिक स्तर पे ऐसा किसान नहीं है जो ये कह सके कि मैं पूरे स्टेट को नर्सरी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अभी भी इसका ऑप्शन बहुत बुरी तरह से खुला हुआ है। किसान इसको चाहे कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट को तो जरूर कवर करे, और एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए कम से कम 3 से 4-5 हज़ार स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस आपके पास चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर भृगुनाथ सिन्हा, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे किसान बागवान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण पौधशाला की जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं आज दी गई जानकारी का आप सभी लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।